हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रिपीट में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 9 जून को क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, उसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हाट हैज़ बीन द रिसेंट चेंज इन तत्काल टिकट बुकिंग बाय इंडियन रेलवे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आधारित KYC अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं PM मोदी ने कहाँ पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो वेयर हैज PM मोदी इनोग्रेटेड द चिनाब ब्रिज। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इसे उद्घाटन किया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया। देख सकते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस टू विच ई-कॉमर्स कंपनी। ठीक है, देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट को ये लाइसेंस प्रदान किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं कि दुनिया के 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है। ठीक है, रहा। देख सकते हैं कि विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ 10 स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड 2025। ठीक है, देख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को का जो स्थान है सबसे ऊपर रहा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं बातें और। ठीक है, कि हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडिया टॉप ब्लूबेरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि महाराष्ट्र बना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देख सकते हैं कि वेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, देख सकते हैं कि 7 जून को इसे मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB और BCCI ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा। देख सकते हैं नया नाम रखा है। तो व्हाट हैज़ द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड BCCI नेम द इंडियाज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो देख सकते हैं कि एंडरसन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी इसे नाम रखा गया है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं बातें हो रही। ठीक है, कि असमान रक्त के थक्के बनने को रोकने के लिए किस संस्थान ने एक नया नैनोजाइम विकसित किया। ठीक, देख सकते हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप ए न्यू नैनोजाइम टू प्रिवेंट एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मिंग। ठीक है, तो ऑप्शन है कि IISc बेंगलुरु के द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया। देख सकते हैं कि द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑन 6 जून 2025। ठीक है, देख सकते हैं किरण रिजिजू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे और बातें हो रही देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बातें हो रही कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देख सकते हैं कि S महेंद्र देव हैं। ठीक है, नाम को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज प्लांट का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ। ठीक, देख सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि उत्तराखंड में इसे शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 9 जून के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था यहाँ पर रिपीट में रिवीजन कर लिए। ठीक है, तो आइए अब हम सब 10 जून के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 10 जून की महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर इससे हम लोग यहाँ से देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापना किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और केरल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की जो स्थापना है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इससे की गई है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की घोषणा की है और यह पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित है। और ग्रेटर फ्लेमिंगो देख सकते हैं कि एक गुलाबी और बड़ा दलदली पंछी है जो कि अफ्रीका का, पश्चिमी एशिया और दक्षिण यूरोप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और देखते हैं कि तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री के स्टालिन है और राजधानी की बात करें चेन्नई है। और तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई, देख सकते हैं। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ, तो मदुरई में खोजी गई है। ठीक है, तो तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं बात करें तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित जिंची किले की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया है। और आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के BOC पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ठीक है, और पंबन ब्रिज जो कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने देश के पहली बार जो कि महावत गांव का उद्घाटन किया। दोस्तों काफ़ी तमाम जो कि यहाँ के फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा देश दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है। देश विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू शो डाउन एनिमी कंट्रीज ड्रोन विथ लेजर वेपन्स। तो ऑप्शन है कि भारत है, चीन है, फ्रांस है और इजराइल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इजराइल देश की बात करें हम, तो इजराइल देश देख सकते हैं कि दुश्मन देश को ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इजराइल ने युद्ध के दौरान दुश्मन की ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराया। ठीक है, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। इजरायली वायुसेना की एरियल डिफेंस एरो ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली के प्रोटोटाइप के उपयोग करके आधुनिक युद्ध तकनीकी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों यहाँ पर इजराइल देश की बातें हो रही, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि बातें हो रही कि राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा की बात करें हम तो शेकेल है और प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है। तो ये तमाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ बातें बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ADB में शामिल होने वाला जो कि 69वां देश कौन है, इजराइल है। और ऑपरेशन अजय जो इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा प्रणाली शुरू की, देख सकते हैं, और यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि किस देश ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये भारत किया है। और कुछ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है। और अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला है। और 4 दिन वर्क वीक वाला पहला जो देश सिंगापुर है। और मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला दुनिया का पहला देश कौन सा, नाइजीरिया है। दोस्तों ये तमाम फैक्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते बातें हो रही, ठीक है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस है। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। और देश का समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश नेपाल है। विश्व का सबसे बड़ा जो कि एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगाया गया है। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। और भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है, तो यूरोपीय देश है यानी फ्रांस है। जैसे केरल ने दुनिया का पहला जो कि AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृत्यम 2.0 को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी यहाँ से जो भी फैक्ट है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो ऑप्शन है 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि हाल ही में देख सकते हैं कि 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 वर्ष के कार्यकाल यानी 26-27 के लिए 5 देशों को चुना। ठीक है, देख सकते हैं, और इन 5 देशों का नाम देख सकते हैं कि बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और लताविया है और लाइबेरिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त सुरक्षा परिषद की 15 सदस्य की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि बीटो यानी कि शक्ति वाले 5 अस्थायी सदस्य जैसे देख सकते हैं कि चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, जिनको बीटो शक्ति पावर दिया गया है। दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई जा रही है, इसको भी देख लेते हैं कि बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के 10 जो कि अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इनके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। जबकि अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनके जो कार्यकाल है देख सकते हैं कि 2 वर्षों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 वर्षों के लिए देख सकते हैं कि उसके बाद देख सकते हैं कि 2 वर्ष की कार्यकाल के 10 जो कि अस्थायी सदस्य यहाँ पर चुने गए हैं। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कर देख सकते विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द होली अमरनाथ यात्रा 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन रुद्रा है, ऑपरेशन नंदी है, ऑपरेशन सुदर्शन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो कि सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए 2025 को सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा 2025 की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया। देख सकते जो कि 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा पहल है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताए गए हैं, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें हम, तो भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ इसे चलाया गया था, देख सकते हैं। और ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि भारत के द्वारा म्यांमार में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन अजय इजराइल और ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम जो फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। और ऑपरेशन दोस्त की बात करें तुर्की, ऑपरेशन इंद्रावती हैती और ऑपरेशन किलर की बात करें जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और ऑपरेशन ओल्बिया देख सकते हैं कि उसके बाद है कि ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन बताए गए, इससे आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026। तो ऑप्शन है कि रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात की जाए तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा इसे करेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, और देख सकते कि 2012, 2016 और 2021 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। देख सकते कि 2026 में यह चौथी बार होगा जब भारत इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करेगा। ठीक है, आगे देख सकते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें हम, देख सकते हैं कि ब्राज़ील में 6 और 7 जुलाई के आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। और ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी।
की गई थी। और देख सकते हैं कि 2009 में रूस के एतान एकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स जो कि शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इस समूह में शामिल हुए मूल सदस्य देख सकते हैं कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। और देख सकते हैं कि नए सदस्य 2024-25 में शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा कि मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया और इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 और नए सदस्य इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई गई, देख सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं कि 30% का योगदान देता है और विश्व व्यापार का लगभग 18% का हिस्सा जो है ब्रिक्स देशों के पास है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 एकल महिला खिताब किसने जीता, ठीक है। तो हु हैज ऑन द फ्रेंच ओपन 2025 वोमेंस जो कि सिंगल टाइटल। तो ऑप्शन है कि आरियाना साबालेंका है और ईगा स्विटएक है, ठीक है। और कोको गॉफ है और ऑन्स जावियोर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2025 की बात की महिला एकल का खिताब को जीते तो कोको गॉफ है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कोको गॉफ अमेरिका ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब को जीत लिया, ठीक है। और गॉफ ने विश्व नंबर 1 आरियाना साबालेंका बेलारूस को हरा दिया, ठीक है। देख सकते कि यह गॉफ का पहला जो फ्रेंच ओपन खिताब और दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और गॉफ ने इस ओपन यूएस जो कि 2023 में इसे जीता था। और आरियाना साबालेंका की बात करें बेलारूस अब तक के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, 24 और यूएस ओपन 24 में भी जीत चुकी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बातें हो रही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंच ओपन से संबंधित और कुछ बातें को देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन की बात करें हम तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी और इसे रोला गैरोस भी कहा जाता है। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है और हर साल मई जून में पेरिस फ्रांस में इसे आयोजित होता है। राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा बात की जाए तो 14 बार जो कि फ्रेंच ओपन को खिताब को जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्रैंड स्लैम हैं और उनके कुछ प्रकार हैं कि कहाँ पर खेले जाते हैं। देख सकते हैं कि विंबलडन की बात की जाए तो घास यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। और यूएस की बात करें ओपन तो हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले जो कि क्ले मिट्टी पर खेले जाते हैं कोर्ट में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें हम तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, ठीक है। दोस्तों हु विल रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द G7 समिट टू बी हेल्ड इन कनाडा रिसेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन एक अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, डॉक्टर एस जयशंकर है और पीयूष गोयल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कनाडा में जो G7 होने वाले हैं और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे किया जाएगा जो है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन जो कि 15 से 17 जून 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इन्हें आधिकारिक निमंत्रण जो कि इन्हें दिया है, ठीक है। देख सकते हैं। और सम्मेलन में आतंकवाद, ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल भविष्य और व्यापारिक जो कि वैश्विक व्यापार पर चर्चा होगी, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर G शिखर सम्मेलन की बातें और G7 की देख सकते हैं कि आमंत्रित अतिथि की बात करें हम तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, यूक्रेन है। और G7 जो ग्रुप की दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी बातें तमाम बातें बताई गई, इसे ध्यान रखते हैं। देख सकते हैं कि इस ग्रुप की स्थापना जो कि 15 नवंबर 1975 को हुई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि वैश्विक और आर्थिक और व्यापारिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करता है। अगर G7 की बात करें देख सकते हैं कनाडा हो गया जो कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 5 जून को, 7 जून को, 8 जून को और 10 जून को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों विश्व महासागर दिवस की बात की जाए तो इसे 8 जून को मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य
जो कि महासागरों के संरक्षण, सतत विकास, जागरूकता को बढ़ावा देना है। और थीम की बात करें हम तो हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना, ठीक है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट में इसका शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि किसी 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम संयुक्त सदस्य नियुक्त किया गया। दे सकते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ऑप्शन है कि एस महेंद्र देव को, अश्विनी लोहानी को, टी रविशंकर को, अजय नारायण झा को। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि 16वें वित्त आयोग के जो पार्ट टाइम सदस्य हैं इसे टी रविशंकर को नियुक्त किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग के जो कि असंक्लित सदस्य के रूप में नियुक्ति किया। जैसे तक वे आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक जो 31 अक्टूबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पगड़िया कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में देखें कि इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और हर साल 5 साल में एक नए वित्त आयोग का नियुक्ति किया जाता है। देश से 1951 में भारत सरकार ने पहले वित्त आयोग का गठित किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों थोड़ा कार्य को देखेंगे, इनके कार्य क्या है। दे सकते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके बीच करों के बंटवारा या तय करना होता है इनका कार्य, और वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय नीति पर सिफारिश देना इनका कार्य है। और 16वें वित्त आयोग 24-25 के अध्यक्ष अरविंद पगड़िया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 11-12 से लेकर 22-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपुल हैव कम आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2021 से लेकर 12 और 2022 से लेकर 2023 एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 369 मिलियन और 269 मिलियन, 524 मिलियन, 344 मिलियन। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 11-12 से लेकर 22-23 तक भारत में देख सकते हैं कि 269 जो मिलियन जो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से और देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों आप देख सकते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 12 और देख सकते हैं कि 22 से 23 तक भारत में 269 यानी कि 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और देख सकते हैं 11-12 अत्यधिक गरीबी दर की बात करें 27.1% थी, जो कि 22-23 में जो कि घटकर 5.3% रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ने गरीबी कम करने में 2/3 योगदान दिया है, दे सकते हैं। और 11-12 में देश के 344.45 मिलियन लोग अत्यधिक गरीब थे, ठीक है, जो कि 22-23 में घटकर 75.2524 मिलियन रह गए हैं, ठीक है। ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी दर दे सकते हैं कि 18.4% से घटकर 2.8% हो गया। दोस्तों काफ़ी रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें और कुछ बातें बताई गई हैं विश्व बैंक के बारे में, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है और विकासशील देशों को अत्यधिक जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक के वर्तमान देश 189 सदस्य हैं। और अजय बांगा जो कि 2023 से विश्व बैंक के अध्यक्ष है, ठीक है। तो तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 5000 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियां के साक्ष्य की खोज किस संस्थान के शोधकर्ता ने की है। तो देख सकते हैं रिसर्चेस फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट डेटिंग बैक टू 5000 ईयर एगो फ्रॉम हड़प्पा इन गुजरात, ठीक है। तो कच्छ गुजरात की बातें हो रही हैं। तो ऑप्शन है कि आईटी जो कि बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गांधीनगर है और आईआईटी कानपुर है। तो आप इससे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से देख सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियों की साक्ष्य की खोज जो कि आईआईटी गांधीनगर जो कि संस्थान के शोधकर्ता ने इसे की है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हड़प्पा से 5000 वर्ष की पूर्व मानव बस्तियों के साथ की खोज कच्छ गुजरात में IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने किया। ठीक है, और देख सकते हैं कि सेल मिडन्स यानी कि सीपों के ढेर से मिले जो कि शिकारी संग्राहक समुदायों के भोजन के प्रमाण है। ठीक है, और पत्थर के औजार भी मिले हैं जो कि काटने, खुरचने और तोड़ने के लिए उपयोग में किए जाते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई कि ये जो कि हड़प्पा काल से ही पहले के थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट को देखने के प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। और यह एक प्राचीन जो कि भारतीय जो कि देख सकते हैं कि पहली नगरीय सभ्यता थे। ठीक है, और 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की इसका अस्तित्व रहा। ठीक है, देख सकते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोजा था। ठीक है, और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जॉन मार्शल ने 1924 में इसकी पहचान की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। बात हो रही कि हाल ही में किसी सर्वाधिक प्रभावशाली जो कि पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सुदर्शन बेनू है, आचार्य प्रशांत है, और राजू मेमानी है, और श्री श्री रविशंकर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में देखते बातें हो रही। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत जी को जिसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ठीक है, और यह पुरस्कार ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। ठीक है, जैसे उन्होंने आध्यात्मिक अस्पष्टता और पर्यावरण जागरूकता को जोड़ने का काम किया। ठीक है, लाखों लोगों की प्राकृतिक अनुकूलन जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। और आचार्य प्रशांत जो कि अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक है, और 160 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 10 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीजन करें। चलिए, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।